अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि यंग जो स्टूडेंट इस वक्त पढ़ रहे हैं वो आना चाहें आपकी फील्ड में, तो उन्हें क्या करना चाहिए? और देख लें जहाँ पे कोई लोग इतना पे नहीं कर सकते तो उनको उससे कहीं ना कुछ कहीं रियायत की उनसे जाए कुछ राहत की जाए। लेकिन कि बाज़ कंपनियाँ भी कुछ डॉक्टर्स को हायर कर रही हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि किस हद तक हकीकत है और क्या ये जो कंपनी हायर कर लेती हैं वो ठीक है काम? वो 500-800 में दाँत साइड पे कर देते हैं। वही पेशेंट जब आप लोगों के पास आता है तो उसमें आप उसी चीज़ के जो चार्जेज़ इतने ले रहे होते हैं कि वो बंदा वापस जाके दूसरा दाँत भी उसी बंदे से निकलवाने पे मजबूर हो जाता है। और जहाँ तक ये मुझे बोलना बड़ी खुशकिस्मती है जंग वालों के लिए कि इसमें 2 क्लब कम से कम जंग में चल रहे हैं और ये वो लोग होते हैं जो मेरा ख्याल है शहर की करीम इसमें इकट्ठी होकर बैठती है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर और आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ महमूद। रोटरी क्लब झंग सेंट्रल के सदर भी हैं और डेंटल सर्जन हैं। झंग की मारूफ शख्सियत हैं, अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स के हवाले से इनका बड़ा नाम है। तो आज इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये अपने कीमती वक्त में से आपने कैसे टाइम निकाल लिया रोटरी क्लब के लिए? ये तो एक बड़ा मुश्किल काम था डॉक्टर्स के लिए। यकीनन डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल टाइम है, जैसा कि मैं भी बहुत ही मसरूफ़ एक प्रैक्टिस भी रखता हूँ, हॉस्पिटल भी की ज़िम्मेदारी भी है और बेशुमार चीज़ें। लेकिन मैं अदनान भाई आपको बताऊँ कि मैं बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ मैंने रोटरी क्लब की इस ज़िम्मेदारी को कबूल किया है। आल्दो रोटरी क्लब का बड़ी देर से मुझसे तकाज़ा था कि मैं प्रेसिडेंटशिप के लिए आऊँ या सेक्रेटरी के लिए आऊँ या फ़लाँ करूँ। लेकिन मैं समझता था कि भाई अभी एक तो मैं वक्त नहीं है, दूसरा मैं इसको जो इसका हक़ शायद अदा ना कर सकूँ। तो इसलिए मैं बहुत देर तक तो इससे पहलू तही करता रहा। यानी लेकिन अभी इस दफ़ा मैंने सोचा, मेरे लिए बड़ी दुख और तशवीश की बात हमारी इन्वायरमेंट का पोल्यूट होना है। अच्छा, यहाँ सॉरी आपकी बात काटूंगा। हम अपने नाज़रीन जिन्हें नहीं पता रोटरी क्या है, मैं तो बात तो शुरू ही मैंने कर दी रोटरी के हवाले से क्योंकि मैं इसका एक सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। लेकिन हमें आज ये भी बताना है कि रोटरी दरअसल है क्या? रोटरी क्लब ना जी एक इंटरनेशनल क्लब है बेसिकली। ये 1905 में पॉल हैरिस ने इस क्लब की बुनियाद शिकागो में रखी, अमेरिका में। तब शुरू में तो रोटरी क्लब की एक जो उसका थीम था वो यही था कि वो फेलोशिप थी, एक दोस्ती थी, लोग अपना एक दूसरे के साथ मिल बैठ के गपशप कर लें और अपने मसाइल को और अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर कर लें। लेकिन वक्त के साथ जब रोटरी के बहुत सारे नए मकासद तय हुए, उसको नई डायरेक्शंस मिली और एवोल्यूशन हुई रोटरी क्लब में, तो 3 बातें जो थी ना जी, रोटरी का जो थीम था वो थी इक्विटी थी उसके अंदर इंक्लूजन थी। और रोटरी ने जी दुनिया में मुख्तलिफ जो उसने अपने गोल मुतय्यन किए, उसने मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम करना शुरू किया। रोटरी ने पॉवर्टी एलिवेशन पे काम किया, रोटरी ने एजुकेशन में काम किया, रोटरी ने हेल्थ में काम किया, रोटरी ने मदर एंड चाइल्ड हेल्थ जो थी उसके ऊपर काम किया, रोटरी ने लोगों की इकॉनमी बेहतर करने के लिए काम पोलियो किया। पे बड़ा अच्छा है इनका रोटरी का जो हेल्थ में काम है, जो डिजीज़ को रोकने पे काम है, उसके लिए रोटरी का डेफिनेटली, पोलियो पे जो रोटरी का काम है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। रोटरी का बहुत बड़ा इनपुट है। मैं समझता हूँ रोटरी की बड़ी सर्विस है जो उसने पोलियो की इरेडिकेशन के लिए जो भी उसने अपना इनपुट दिया, जो उसने कोशिश की रोटरी ने एज ए क्लब, वो एक बड़ी रिमार्केबल बात है। तो रोटरी क्लब अभी अगर हम इसकी हायरार्की देखें या इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक इसमें रोटरी का मेन इंटरनेशनल क्लब है, फिर उसके जोन्स हैं, फिर उसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हमारा 3 to 7 डिस्ट्रिक्ट है और बड़ी उसके रोटरी के ओवरऑल 46,000 क्लब्स हैं। और ये बड़ी खुशकिस्मती है जंग वालों के लिए कि इसमें 2 क्लब कम से कम जंग में चल रहे हैं और ये वो लोग होते हैं जो मेरा ख्याल है शहर की करीम इसमें इकट्ठी होकर बैठती है और सोचते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये चाहूँगा, आप माशाल्लाह सदर बने हैं तो आपकी ज़हन में, जैसे आपने बताया कि आप पूरी नीयत के साथ और कुछ करना चाह रहे हैं, तो रोटरी का दरअसल एक नया प्रोजेक्ट आपने जैसे इन्वायरमेंट के हवाले से कहा कि उन्होंने साथ शामिल किया है, इस पर आप जंग के लिए और जंग वालों के लिए क्या कर सकेंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैं पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आया और मेरा ये ख़्याल है कि जिस तरीके से हमारी ज़मीन पोल्यूट हो रही है, जिस तरीके से हमारी एनवायरनमेंट ख़राब हो रही है, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे अपना हिस्सा इसमें डालना है, मेरे क्लब को इसमें अपना हिस्सा डालना है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सबको मिला के पूरे क्लब को साथ लेके चलूँ और उसके साथ रोटरी जिस तरह डिफ़ाइन करता है कि जो भी प्रोजेक्ट्स हम बनाएं वो सस्टेनेबल हों,
तो उसकी सस्टेनेबिलिटी, हम एक कोई प्रोजेक्ट तो शुरू कर लेते हैं लेकिन उसका बेहतर तरीके से चलना और फिर उसके जो मकासद हैं वो हासिल करना, ये नहायत ज़रूरी और ज़्यादा बड़ी अहम बात है। तो मैं ये समझता हूँ, मैंने इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट डिज़ाइन भी किए, इसको मैंने पढ़ा भी, काफ़ी देर से मैं इस पे काम भी कर रहा था और मैं सोचता हूँ कि मैं अपना हिस्सा इसमें डालने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी जैसे अभी आपसे बात भी होगी, एनवायरनमेंट को सबसे पहले तो मेरा, अभी मैंने एक प्रोजेक्ट कर भी दिया है एनवायरनमेंट के हवाले से। ये पहले बताएं हमारे नाज़रीन को कि किया क्या है हम उस साइड हमने अभी देखें, जो जिस तरह मैंने बताया कि भाई एनवायरनमेंट हमारी पोल्यूट हो रही है, बेसिकली है ये कि जी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो रही है दुनिया में। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप होने से क्या होता है, एक तो ओजोन की लेयर थिन हो रही है, उसके साथ जो हमारी हीट है ज़मीन से, देखें ज़मीन दिन के टाइम सूरज से रोशनी लेती है और रात के टाइम उसकी इमिशन होती है, वो यहाँ से खारिज होती है। इस तरह ज़मीन अपना एक टेम्परेचर बरकरार रखती है बेसिकली। अब हो ये रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार एक ख़ास हद से बढ़ रही है तो वो एनर्जी ट्रैप हो जाती है और वो एनर्जी इमिट नहीं होती, वो ज़मीन से रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो बाहर नहीं जाती। उससे ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। पिछले 20 से 22 साल में ज़मीन का टेम्परेचर 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ चुका है। ये बड़ी एक हौलनाक और खौफनाक बात है और उसके जो असरात हैं वो एक इंसानी ज़िंदगी पे भी, उसकी जो हमारी 3 तरह की इन्वायरमेंट्स हैं, हमारी एक फ़िज़िकल इन्वायरमेंट है, हमारी एक बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है और हमारी एक कल्चरल इन्वायरमेंट है, वो सारी इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रही है। यानी ये तीनों पे अटैक हो रहा है, तीनों पे इसका अटैक हो रहा है। और बड़ी खौफनाक बात है, अगर हम फिज़िकल एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारे पानी के ज़खायर वो कंटेमिनेट हो रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, हमारी एग्रीकल्चर की वजह से और जो हमारा ह्यूमन यूज़ है वाटर का, उसकी वजह से। अब हमें इन तमाम सेक्टर्स को पहले स्टडी करना है, लोगों को एजुकेट करना है, फिर उसको वापस लाने के लिए इस बात पे काम करना है कि एक आम आदमी क्या करे कि हम इसमें वो अपना हिस्सा डाल सके। इसके साथ मैं ये कोशिश करूँगा कि दूसरी जो NGOs हैं उनको भी एट पार लें, उनको भी अपने ऑन बोर्ड लें और उसके साथ मिल के हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं जिसके मैं कुछ काम कर भी चुका हूँ कि हम उनके साथ मिल के इस ज़मीन को साफ़ करने की कोशिश करें, इसमें अपना हिस्सा डालें। मैं नहीं समझता कि हम बहुत बड़ा कुछ कर सकेंगे, लेकिन हमें कुछ ज़रूर करना है। जैसे मैं अक्सर आजकल तो मैं एक ही शेर गुनगुनाता हूँ कि उसकी वो जाने उसे पास वफ़ा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। क्या बात है डॉक्टर साहब ने शम्मा जलाने की कोशिश तो शुरू कर दी है ना, हर शख्स को चाहिए। हाँ, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है और मुझे बड़ा यकीन है कि मेरे रोटरी सेंट्रल के दोस्त और इवन जो हमारे दूसरे रोटरी क्लब्स हैं, दूसरे फाल क्लब्स हैं, वो भी इंशाल्लाह मेरे इसमें साथ देंगे। दूसरे क्लब में भी बड़ी डायनामिक क़यादत आई है अब और इंशाल्लाह हम सारे मिल के, और मैं तो आपसे भी कहूँगा आप भी रोटरी के सेक्रेटरी रहे कि आप हमारे दस्तो बाजू बने और इंशाल्लाह ताला हम अभी एक तो मैं काम इस पे कर चुका कि मैंने अभी प्लांटेशन कर चुका, अभी मुझे आए हुए 1 महीना। अच्छा, ये आपने करवा दी? कितने का? हमने ना जी कुछ 100 प्लांट्स का प्रोग्राम मेरा था कि मैं इस महीने में लगा दूंगा, लेकिन मैं उसमें से 30 प्लांट्स जो थे ना जी अभी हमने लगाए हैं और पाइपलाइन में ना जी इसी महीने का मेरा टारगेट इंशाल्लाह था, लेकिन मेरा ख्याल है 10-15 दिन लेट भी हो जाए तो मैं प्लांटेशन शुरू करवा रहा हूँ। इसमें हमारे उमर खान साहब रोटेरियन रह चुके हैं भी सही, उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि झंग में अगर देखें आप जितने प्लांटेशन करवाई गई उनका बड़ा रोल रहा, उनका फोकस काफ़ी हद तक इस पे था, तो आप उनसे भी ले सकते हैं हेल्प, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ लगाए बल्कि उनकी केयर के लिए भी बंदों को ऊपर स्पेशल लगाया। हमारे गुजर रोड को देखें, ये पैराडाइज सोसाइटी में आते हुए, तो ये दोनों साइडों पे जो मेन रोड पे लगे हुए हैं ये उमर खान साहब के दौर में लगे हैं। खान साहब का जो कंट्रीब्यूशन है ना जी, न सिर्फ रोटरी के हवाले से बल्कि पूरे शहर में जो उनकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, मेरा ख्याल अगर हम उसका जिक्र ना करें तो ये भी ज़्यादती होगी। खान साहब को मैंने देखा कि हमेशा उसने बड़ा एक्टिव पार्ट प्ले किया इसके अंदर और इंशाल्लाह, और उसके साथ मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ा होपफुल हूँ कि जो हमारी बाकी क़यादत है उसने भी, अगर आप भक्खर रोड को देखें और जो हमारी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट के मैनेजमेंट भी है, अगर आप अपने सरगोदा रोड को देखें तो नहायत खूबसूरत प्लांटेशन हुई है और सस्टेनेबल है। मैं समझता हूँ जो लोग उसको कर रहे हैं, मैंने इसको भी देखा, मैं चूँकि इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, मैं इस सारे को देखा, फिर मैंने फिज़िकली इसको देखा, फिर मैंने देखा कि कौन लोग उसको कर रहे हैं। दिस इज़ वंडरफुल। तो मैंने जैसे भी शुरू में कहा कि हम इन सब को ऑन बोर्ड लेके अपने साथ चलेंगे और हम इनकी मदद से इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। जहाँ हम अपना हिस्सा डाल सकते हुए भरपूर हिस्सा डालेंगे। क्लब वालों ने मुझे बड़ा एश्योर करवाया है, क्लब के सारे मेंबर ने, कुमार साहब ने
वाहिद खान मेरे सेक्रेटरी हैं, उन्होंने, और बाकी भी तमाम लोगों ने, डॉक्टर जावेद साहब हैं, बहुत सारे लोग, नाम नहीं ले सकता। और ये एक्टिव लोग हैं, और ये जैसे सारे आप एक्टिव बता लोग रहे हैं, हैं। ये एक्टिव लोग और ये हैं। एक्टिव रोटरी लोग में हैं। अक्सर ऐसे होता है कि कुछ साइलेंट आ जाते हैं बंदे जो काम नहीं करते, सिर्फ महीने बाद हाजिरी लग जाती है, लेकिन एक्टिव लोग इसे मिलके चला सकते हैं। एक्टिव लोग मिलकर चला सकते हैं। देखिए, रोटरी की बुनियाद जैसे मैंने बताया कि फ़ेलोशिप है, तो हम उस फ़ेलोशिप से इंशाल्लाह इन द बेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट फ़ायदा उठाएंगे। हम उसमें कोशिश करेंगे कि उनके पास भी आइडियाज़ हैं, वो डायनामिक लोग हैं, उनके पास वसाइल भी हैं, उन सबको हम इंशाल्लाह ऑन बोर्ड लेंगे और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे इंशाल्लाह। दूसरे मरहले में मेरा ख़्याल है, अभी हम इंशाल्लाह एक सेमिनार रख रहे हैं जल्दी, ठीक है ना जी। उसमें हम प्रॉपर हम एजुकेट करेंगे लोगों को, हम कॉलेज के लोगों की भी मदद लेंगे, हम अपने बच्चों को ये बताएंगे कि अभी से उनका क्या रोल है, वो कैसे इसमें हिस्सा डाल सकते हैं, इस जलती हुई ज़मीन को, इस दहकती हुई ज़मीन को कैसे ठंडा कर सकते हैं। अब जो कहा जा रहा है ना जी, देखें बहुत सारे दुनिया इस पे काम कर रही है कि इसको कम, लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं हो रहा। दुनिया में बढ़ती हुई गैसेस हमारे मौसम को गर्म कर रही है, उसके साथ जो प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ रहे हैं, अब देखें सैलाब, पाकिस्तान का सैलाब ले लें, $30 अरब का नुकसान है। ये जो वॉइस ऑफ अमेरिका इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि $30 अरब का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। उसके साथ पाकिस्तान का जो एक मैस है वो अभी तक उसमें से निकल नहीं पाया। उसके अलावा हेल्थ पे जो इसके इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, जो इस हौलनाक गर्मी से, ये अगले 10 सालों में लोगों को लग पता जाएगा। मैं कहता हूँ अगले 7 साल में 2030 तक की बहुत सारी ये प्रिडिक्शंस हैं कि 2030 तक खुदा न खास्ता 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर बढ़ सकता है और उससे ज़िंदगी सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपकी वसासत से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसके लिए मुझे बुलाया, अदरवाइज़ मैं पसंद नहीं करता कोई इंटरव्यू देने। मैं समझता हूँ कि अमली काम किया जाए, लेकिन मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। मैं आपसे गुजारिश और ख्वाहिश रखता हूँ कि आप इस मामले में जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करें, ठीक है ना जी। मेरी कहीं भी सर्विसेज चाहिए होंगी, मैं इसके लिए स्पेशल टाइम निकालूंगा। हम इस ज़मीन को ठंडा करने की कोशिश करें, हम अपना हिस्सा डालें। हम बहुत बुरे तरीके से, अब आप देखें कि जो हमारे जो है ना जी, जो हम कुछ चीज़ें ऐसी केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो डिके नहीं करते, जो भी डिके नहीं कर रही चीज़ें, पॉलीथीन्स हैं हमारे, या हमारे बहुत सारे केमिकल्स ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं जो वो डिके नहीं करते, वो रिजॉर्ब नहीं होते, वो ख़त्म नहीं होते। उसके जो इंसानी ज़िंदगी पे असरात हैं बड़े खौफनाक हैं। हमारे यहाँ कैंसर जो है ना जी, उसके साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, आप ये देखें कि टेम्परेचर जैसे बढ़ा है ना, यूरोप में भी यही सूरत हाल है। टेम्परेचर तो गोरे सड़कों पे आ गए हैं, वो पानी ढूंढ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर पानी पड़ जाए, कहीं बच जाए। अगर चाहिए वहाँ टेम्परेचर देखें तो 40 को अभी उन्होंने टच किया है। हमारे यहाँ इस वक्त अगर देखें तो गर्मियों में 45, 45 और 6-7 तक भी हम गए हैं यहाँ टेम्परेचर के। अगर 7 साल बाद ये 50 को टच करता है तो क्या हाल होगा? मैं आपको ये बताऊं, अभी आपने यूरोप की और अमेरिका की और बाकी सब लोगों की बात की, सारे कॉन्टिनेंट्स इसकी जद में हैं। आप देखें कि कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में या इवन अमेरिका में जंगल की आग बड़ी तेज़ी से भड़क रही है, और जंगल के पिछले दिनों टर्की में इतनी खौफनाक आग लगी है जिसमें बेशुमार लॉस हुआ, यानी इकॉनमी ख़राब हो रही है, मुल्क तबाह हो रहे हैं उसके साथ। और उसके साथ फर्दर फिर एक विशियस साइकिल स्टार्ट होता है, उससे टेम्परेचर बढ़ता है, धुआं आता है, उससे लोगों में एस्थमेटिक होते हैं लोग, यानी ह्यूमन और जो हमारी सारी लाइफ है, जो बायोलॉजिकल लाइफ है, वो बहुत बुरे तरीके से ब्रीच हो रही है, बहुत बुरे तरीके से स्पॉइल हो रही है, ख़राब हो रही है। तो ये वक्त का ये तकाजा है कि हम इसको फ़ौरन, इसके लिए हम सब लोग एक्शन में आ जाएं, वरना प्लांटेशन ही एक वाहिद मैं समझता हूँ हाल है कि इससे हम लॉन्च करें हर स्टेज पे, फिर जाके हम कहीं बच सकते हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और डॉक्टर आरिफ साहब से ब्रेक के बाद भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।
रोटरी क्लब जंग सेंट्रल के सदर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ महमूद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि डॉक्टर साहब ख्वाजा स्वीट्स के बारे में जैसे इनकी क्या राय है। आज केक जो है ये ख्वाजा स्वीट्स वालों की जानिब से और ख्वाजा का सोन हलवा तो मशहूर है ही। जी डॉक्टर साहब। देखें जी, मैं समझता हूँ कि ख्वाजा स्वीट्स मुंसलिक है जंग के साथ। ये मैं समझता हूँ कि बुखल होगा अगर हम ख्वाजा स्वीट्स का नाम ला दें। एक तो मैं अभी ये केक खा रहा हूँ, वंडरफुल, इतना ये डिलीशियस है, इतना इसकी रेसिपी इतनी अच्छी है कि मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा बंदा जो कभी केक नहीं खाता और बोतल नहीं पीता, उसने भी ये खाया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा है और मैं खाता चला जा रहा हूँ। दिस इज़ वंडरफुल। मेरा ख्याल है ख्वाजा को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो भी कहीं पे भी काम कर रही हो, उसके यहाँ हमेशा बेहतरी की गुंजाइश तो रहती ही है। जी जी। ख्वाजा स्वीट्स माशाल्लाह जंग का एक नाम है। अभी मैं आते हुए एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और पाकिस्तान के हवाले से थी और ख़ास तौर पे जब जंग का जिक्र है तो उन्होंने ख्वाजा के सोहन हलवे का जिक्र किया। आई वॉज एस्टॉनिश्ड कि इतना मतलब है ख्वाजा का हलवा इस नेशनल लेवल पे इतना मशहूर है कि उसका नाम उस नेशनल डॉक्यूमेंट्री में आ रहा है। दिस इज़ ग्रेट। मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जंग की एक पहचान बन चुके हैं। एंड मैं ख्वाजा साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि इसको और अच्छा करें। इसमें हमेशा जो गुंजाइश रहती है, हाँ, लेकिन यकीनन सो फार कम अज़ कम इस केक के हद तक तो मैं कहूँगा वंडरफुल, बेहतरीन, और लोग इसको ले सकते हैं। और इसकी फूड सिक्योरिटी का, जिस मैं एनवायरनमेंट पे काम करता हूँ और फूड सिक्योरिटी भी मैं समझता हूँ कि हम सबको देखना है, तो इन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि अपनी जितनी भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो सिक्योरिटी है उसको और अच्छा करें। दिस इज़ वंडरफुल। डॉक्टर साहब, ये आज हमने जो सेट लगाया पैराडाइज सिटी, ये भी जंग की एक पहचान बन गई है। जंग में इसके बारे में आपकी क्या राय है पैराडाइज सिटी के बारे में? मैं समझता हूँ कि जंग में एक जो नई सोसाइटी इवॉल्व हो रही है वो पैराडाइज सिटी की सूरत में है। अब आप पैराडाइज सिटी, अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे कि जो एक कल्चरल एनवायरनमेंट है जी, वो इंसानी जो एक सोसाइटी है उसका बड़ा एक अहम हिस्सा उसका कल्चर है, और एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है इस पैराडाइज सिटी की सूरत में। और पैराडाइज में भी देखता हूँ कि कोई जगह ऐसी है, इसमें अभी आया तो मैं मस्जिद में चला गया, अभी आपने मुझे कहा था ना 9:15 बजे आप आएँ, तो मैं देखा मस्जिद में नमाज खड़ी है, इतना खूबसूरत माहौल है, साफ़ उसकी दूर से नज़र आ रही है। मेरा खामख्वाही दिल किया, मैंने कहा अदनान से माजरत कर लेंगे, इस प्यारी सी मस्जिद में नमाज़ पढ़ के अच्छा, माशाल्लाह। और दिस इज़ वंडरफुल। इतनी प्यारी, मैं मुबारकबाद देता हूँ इन पैराडाइज वालों को, उन्होंने इतना अच्छा मेंटेन किया। मैंने सुना इसका पानी का कुछ इशू है, लेकिन मेरा ख्याल है इस पर भी वो काबू पा लेंगे। अदरवाइज दिस इज़ वेरी नाइस। और जंग वालों, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ आके ऐसे लगता है कि जंग नहीं है। कुछ देर के लिए बंदा हिलता है कि यार सफाई और सीवरेज का कोई मसला नहीं है, सुई गैस यहाँ आ चुकी है, और बिजली देखें कि इस वक्त भी। मैं कहता हूँ ये जंग प्लस नहीं, ये मेरा ख़्याल है कि बहुत बड़े जो हमारे बड़े शहर हैं उनकी भी बहुत अच्छी सोसाइटी से मैं इसको ज़्यादा नंबर दूँगा, इसलिए कि सोसाइटी जो है ना जी, आप बड़ी इंटीग्रेटेड है। हमारा छोटा सा शहर है, उसकी एक क्रीम यहाँ पे आई हुई है और वो बेहतर तरीके से इवॉल्व भी हो रही है और अच्छा बसर गुज़र भी अपनी वो बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और इसके साथ जो सोसाइटी की मेंटेनेंस है, उसकी स्ट्रीट्स हैं, इसकी स्ट्रीट लाइट्स हैं, इतना खूबसूरत पार्क है। अभी मैं देख रहा हूँ कि पीछे से मुफ्त के लिए चल रहा है, बहरहाल इस पर भी खर्च होता है ना। बिल्कुल, तो सोसाइटी इसका मतलब है जाग रही है और मौजूद है और मौजूद है, और सोसाइटी इंतज़ामिया जो है ना जी इसको बेहतर कर रही है। और देखें, अभी देखें यहाँ कम से कम एक ऐसी जगह है जहाँ पे ख़वातीन भी, अभी मैं देख रहा था कुछ बच्चे भी हैं, वॉक कर रहे हैं, एक सिक्योरिटी है। दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ रिमार्केबल। मैं बहुत नंबर दूंगा इस पैराडाइज सिटी को, और मुझे इनको चाहिए कि मेरे लिए कोई बंदोबस्त करें, मैं भी इधर आना चाहूँगा। जी बहुत, मैं इनको पे भी कर दूँगा, मुश्किल नहीं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर, और आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब। डॉक्टर साहब से जानेंगे कि डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कहा जाता है कि डेंटल सर्जन तो महंगे हैं ही हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में इससे कहीं ज़्यादा हैं, तो इस बात में किस हद तक हकीकत है? यकीनन इस बात में ये हकीकत है कि डेंटिस्ट्री एक बहुत महंगा काम है। डेंटिस्ट्री की एक्सपेंसिव होने की बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह उसमें ये है कि भाई नए वक्त के नए तकाज़े हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट नोसोकोमियल इन्फेक्शन से बचे और उसकी अपनी हेल्थ दुरुस्त रहे और वो एक हाइजीनिक और साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में वो उसका काम हो, तो उससे फिर इसकी लागत बहरहाल कुछ बढ़ जाती है। लेकिन बहरहाल फिर भी पाकिस्तान में जो डेंटिस्ट्री है वो बहुत महंगी नहीं है। अवेलेबिलिटी इसकी, इसमें मैं समझता हूँ कि
गवर्नमेंट का तज़किरा ज़रूरी करना है मुझे कि उसने इतने अच्छे सेंटर, इतने अच्छे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक ये बात दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान में डेंटिस्ट्री बहुत महंगी है, क्योंकि गवर्नमेंट का इनपुट बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो लोग काम कर रहे हैं, बहरहाल अपने अपने शहर में अपनी सी कोशिश ज़रूर होती है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे कुछ डॉक्टर साहब तासुर ये होता है कि जो आम गली मोहल्लों में लोग बैठे हैं, ऐसे पकड़ते हैं, दांत निकाल देते हैं, दर्द हुई दांत को, उनका जी एक ही इलाज है, दांत निकाल के बाद फेंक देना। वो 500-800 में दांत साइड पे कर देते हैं। वही पेशेंट जब आप लोगों के पास आता है तो उसमें आप उसी चीज़ के जो चार्जेस इतने ले रहे होते हैं कि वो बंदा वापस जाके दूसरा दांत भी उसी बंदे से निकलवाने पे मजबूर हो जाता है। इसकी क्या वजह है? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। एक तो इसकी बहरहाल ये भी वजह है कि जी इस वक्त महंगाई उरूज पर है, और अगर आप एक अच्छा क्लिनिक चला रहे हैं, एक आदमी जो यानी 22-23 साल की तालीम के बाद मार्केट में आया है और उसके बहुत सारे एक्सपेंसेस करके वो आया है, डेफिनेटली उसका कुछ राइट भी है कि उसको एक एम्पल अमाउंट मिले जिससे उसकी गुजर बसर हो सके। तो मैं समझता हूँ, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम अफोर्ड नहीं करती, ये भी एक बड़ी वजह है कि यहाँ पे क्वैकरी परवान चढ़ रही है। दूसरी तरफ भी गलत नहीं है, डॉक्टर साहबान जो बेचारे काम करते हैं, जो 22 साल पढ़ते हैं, उसके बाद आके उनको इतने वेजेस तो मिलने चाहिए ना, जिससे वो अपनी फैमिली को रन कर सकें, अपने आप को चला सकें, वो अपना टाइम भी दे रहे हैं अपनी। उन्होंने एक साइड पे तो 22 साल लगा दिए, 22 साल की मेहनत के बाद वो एक काम कर रहे हैं, सीख के कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो क्वैकरी है उसमें ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, तो वो डायरेक्ट है, वो सारे तो मामला डायरेक्ट, वो तो सारे, इसलिए मेरा ख्याल है कुछ एक्सपेंसिव ज़रूर है। लेकिन बहरहाल मैं इस मौके पे यही कहना चाहूँगा कि लोगों को कि वो मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं। इस वक्त जो थ्रेट्स है ना जी, हेपेटाइटिस सी है, बी है, एड्स है, जो मॉडर्न इंडिकेटर्स हैं, जो हमारे हेल्थ केयर कमीशन है, या जो हमारे ऊपर जो कवानीन लागू होते हैं, इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले है। जो थोड़ी बहुत महंगाई है उसको इग्नोर करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी सोसाइटी की हेल्थ का ख्याल रखें, और कोशिश करें कि अपने आप को मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं। और मैं डॉक्टर साहबान से भी गुजारिश करूंगा कि वो नए वक्त के नए तकाज़ों को समझें, अपनी स्टरलाइजेशन बहुत इम्प्रूव करें। यकीनन बहुत सारे पहले कर रहे होंगे, लेकिन हम उसको बेहतर स्टरलाइजेशन के साथ अपनी ऑफ़र करें, अपनी सर्विसेज, और देख लें जहाँ पे कोई लोग इतना पे नहीं कर सकते तो उनको उससे कहीं ना कहीं उनसे कुछ कुछ रियायत की जाए। लेकिन यकीनन उन्होंने अपने चलाने हैं काम, तो उसको भी बरकरार रखें। लेकिन ये हम उस वक्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, हर आदमी इसको समझता है, उसकी इस्तात के मुताबिक उससे डील किया जाए। मुताबिक करे, जो बहुत पक्का कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम तासुर ये भी पाया जा रहा है कि आप बड़े सीनियर माशाल्लाह डॉक्टर हैं, कि बाज़ कंपनी भी कुछ डॉक्टर्स को हायर कर रही हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि किस हद तक हकीकत है, और क्या ये जो कंपनी हायर कर लेती हैं वो ठीक है काम? मैं समझता हूँ कि जो हम पे ज़िम्मेदारी बहैसियत इंसान पहले, उसके बाद बहैसियत मुसलमान आयद होती है ना, वो ये है कि हम ईमानदारी से काम करें। ठीक है, किसी कंपनी के टूर्स के लिए किसी को अनड्यू मेडिसिन लिख जाएं, मैं इस बात का हमेशा से, आप मेरी फेम भी जानते हैं, यकीनन इस बात का मैं दाई भी हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस बात से बचा जाए। और मेरा ख्याल है कि डेंटिस्ट्री में ये कबाहत कदरे कम है, काफ़ी कम निस्बतन बहुत कम है। हाँ, और चूँकि एक तो मेडिसिन इतनी ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं की जाती, इसलिए जो उसकी जद में आते नहीं डेंटल सर्जन साहबान, और डेंटिस्ट्री भी नहीं कहती कि उसमें स्किल है आपका, आप इंटरवीन करके वो काम दुरुस्त करते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन से आप उस काम को दुरुस्त करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन की आपको बसा औकात ज़रूरत नहीं होती, और वो लिख दी जाती हैं। अक्सर मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे किसी डॉक्टर की एक पर्ची बड़ी मशहूर हुई है कि उसने आखिर तक उस अपने जो है ना लिख दी है मेडिसिन को 26-27 किस्म की। मेरा ख्याल है डेंटिस्ट्री में रुझान काफ़ी कम है, हम उनमें ब्लेम नहीं। अच्छा, लेकिन ये जो मैंने ओवरऑल बात की है कि ये तासुर ठीक है कि डॉक्टर इस किस्म हो जाते हैं टूर्स के चक्कर में, या कोई हायर हुए होते हैं? यकीनन बहुत सारे लोग, अब देखें हमारी सोसाइटी है उसमें बड़ी गिरावट है, और बड़ी डाउनवर्ड डिक्लाइन है, और बड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड हम देखने को मिल रहे हैं। तो डॉक्टर भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, यकीनन कुछ लोग या काफ़ी सारे लोग ऐसा कर रहे होंगे या करते होंगे। मेरा ख़्याल है ये कोई मुनासिब बात नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि यंग जो स्टूडेंट इस वक्त पढ़ रहे हैं वो आना चाहें आपकी फील्ड में, तो उन्हें क्या करना चाहिए?
खासतौर पे डेंटल सर्जन बनना जो डेंटल सर्जन, उनको अपने स्किल पे तवज्जो देनी चाहिए, उनको अपनी एजुकेशन पे तवज्जो देनी चाहिए। उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है हमारी निस्बत, जिन्होंने पहले से स्टार्ट किया हुआ है। तो उन स्टूडेंट्स को जो नए तकाज़े हैं, जो नई डेंटिस्ट्री, आप देखें डेंटिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही हैं, हो चुकी हैं और बड़ी तेज़ी से फर्दर हो रही हैं। CBCT बड़ा मुस्तअमल हो गया है, बहुत सारी रोटरी एंडो आ गई हैं इसमें, प्रोस्थेटिक में बहुत सारा एक चेंज आ चुकी है, इम्प्लांट्स इस वक्त बड़ी इन हैं और डेंटल प्रोस्थेसिस एक नई जहत ले रहे हैं, नई डायमेंशंस आ रही हैं उनकी और बड़े वो क्विक हो गए हैं, बड़े आसान हो गए हैं और बड़े फिजिबल हो गए हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको चाहिए कि अपनी स्टडीज़ पे बहुत ध्यान दें, अपने स्किल को इम्प्रूव करें और इसको इबादत समझ के इसको काम करें। यकीनन उनके लिए दरवाज़े खुले हैं इंशाल्लाह ताला और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में बरकत डालेगा और वो यकीनन इसमें एक्सेल करेंगे। और अगर वो एक्सेल करना चाह रहे हैं, ऐसी कुछ बात नहीं, स्पेस पे जिस बंदे को काम आता है उसके लिए हमेशा जगह होती है, उसके पास लोगों ने पहुंच ही जाना है। ये एक ऑनेस्ट बात है, इसमें दूसरी राय नहीं है। तो जो लोग नए आ रहे हैं, मेरा उनके लिए पैगाम है कि वो बहुत मेहनत करें, बड़ी हिम्मत करें। उनके लिए कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन अगर वो अपने काम को जानते हैं, हमारी सोसाइटी में अगर अभी भी हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो अभी भी डेंटल सर्जन की बहुत कमी है, जगह मौजूद है। ये उन डॉक्टरों में से नहीं है जो मुल्क बदर हो रहे हैं या मुल्क से बाहर भागने के चक्कर में होते हैं। अक्सर पाकिस्तान में अब ये भी होना शुरू हो गया ना कि डॉक्टर्स यहाँ बन जाते हैं लेकिन यहाँ शायद जॉब नहीं मिल रही होती, एडजस्ट नहीं हो पा रहे होते, तो बाहर भागने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है डेंटिस्ट्री में अभी बहुत बड़ी स्पेस बाकी है। अगर अभी भी आप आदाद शुमार उठा के देखें तो मेरा ख्याल है 14-15 हज़ार की आबादी पे एक आधा डॉक्टर अवेलेबल है। डेंटल सर्जन की अगर हम बात करें तो स्टिल उसकी स्पेस है, इसलिए कुछ इतनी परेशानी की बात नहीं है। ऐसा महसूस होता होगा कि जी बहुत सारे, अब हमारा छोटा सा टाउन है उसमें ऐसा लगता होगा, लेकिन मेरा ख्याल है सबके लिए बहुत जगह, इतने लोग हैं और इतने उनके मसाइल हैं और नए वक्त के साथ नए नए मसाइल जन्म ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कुछ ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल होपफुल रहें, होप को अपनी बरकरार रखें। उनके लिए बड़ी स्पेस है और वो अच्छा काम करें और उनको उसका रिवार्ड मिलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया और ख़ास तौर पर रोटरी के हवाले से हमारे नाज़रीन हैं उन्हें बताया। और डॉक्टर साहब क्योंकि रोटरी क्लब झंग सेंट्रल के सदर भी हैं और अपने प्रोजेक्ट के हवाले से भी बताया, तो इंशाल्लाह हमारा और इनका रिलेशन इसमें रोटरी के हवाले से भी रहेगा और गाहे बगाहे इनसे मुलाकात का सिलसिला आपके साथ करवाया जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।